हेलो फ्रेंड, भारतीय स्टडी कैंपस में आपका स्वागत है। चलिए इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी जेईई 2018 का जो पेपर हुआ था 23 सितंबर 2019 को मॉर्निंग शिफ्ट में सिविल इंजीनियरिंग का, इसका ये पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 इसका अपलोड किया था 50 क्वेश्चन, जिसमें फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ किया था। और इस वीडियो में भी कोशिश करेंगे फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ करने का, और साथ में जो एक्स्ट्रा पॉइंट हमको इससे रिलेटेड मिलेगा वो भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करते चलेंगे। और मैं बता दूं वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, तो आप पेशेंस के साथ देखिएगा, क्योंकि 50 क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे तो थोड़ा टाइम तो लग ही जाएगा, ठीक है। और यदि आप लोग का रिस्पांस अच्छा रहा तो 23 सितंबर का जो इवनिंग का है, फिर 25 का है, वो सभी का वीडियो हम एक एक करके बनाएंगे, ठीक है। तो मैं बता दूं, जो भारतीय स्टडी कैंपस में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से सॉल्यूशन को ढूंढना पड़ता है और तैयार करना पड़ता है, ठीक है। और इस वीडियो के बाद इसका PDF भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। @भारतीय स्टडी कैंपस 1 से आप जुड़ सकते हैं, या इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो का स्पीड लगे स्लो है, आप क्या कर सकते हैं, इंक्रीज भी करके देख सकते हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं, वो फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ होगा। तो चलिए इस सेट का हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। 51 है, व्हाट इज द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इन ए स्लो सैंड फिल्टर यूज फॉर द वाटर प्यूरिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पे स्लो सैंड फिल्टर का बात कर रहा है। तो हम सबसे पहले जानेंगे जो फिल्ट्रेशन हम वाटर का जो करते हैं प्यूरिफिकेशन के लिए, कौन कौन से होते हैं। तो पहला जो हम जानते हैं जो होता है स्लो सैंड फिल्टर्स, दूसरा है रेपिड सैंड फिल्टर, और तीसरा है प्रेशर फिल्टर, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे सम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हर एक का, वो हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे मान लीजिए रेट ऑफ फिल्ट्रेशन का बात करें स्लो सैंड फिल्टर का, तो वो होता है 100 से 200 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आवर, ठीक है। जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है यही है, ठीक है, 100 to 200 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर, ठीक। इसके बाद जो है हम इसका और एक्स्ट्रा पॉइंट देखेंगे। तो एक्स्ट्रा पॉइंट में जैसे मान लीजिए इफिशियंसी ऑफ बैक्टीरियल रिमूवल स्लो सैंड फिल्टर का जो होता है वो होता है 98 से 99%, मतलब इसका इफिशियंसी बहुत ही अच्छा होता है। इसी तरह यदि इसका क्लीनिंग हम पीरियड देखेंगे, तो इसको हम क्लीन करना पड़ता है 1 से 3 मंथ, ठीक है। इसका जो डेट है, मतलब इतना रखा गया है, जो इतना दिन पे हमको क्या करना चाहिए, स्लो सैंड फिल्टर को क्लीन करना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे रैपिड सैंड फिल्टर के बारे में, ठीक है। रैपिड सैंड फिल्टर जो है जिसका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होता है 3000 से 6000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आवर, ठीक है। ये इसका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन हुआ रैपिड सैंड फिल्टर का। इसका जो इफिशियंसी है बैक्टीरियल रिमूवल का 80 से 90%, ठीक है, इतना के आसपास वो रिमूव करता है। उसके बाद यदि इसका क्लीनिंग पीरियड हम देखें तो 24 से 40 आवर्स में इसको हम क्या करते हैं, जनरली क्लीन करते हैं। तो देखिए रैपिड सैंड फिल्टर को हमको क्लीन जो करना पड़ता है वो करते हैं बैक वाशिंग के द्वारा, जबकि स्लो सैंड फिल्टर को जो हम क्लीनिंग करते हैं तो इसका करते हैं जो ऊपर का स्क्रैप करके, मतलब जितना भी है उसको स्क्रैप करके हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, ठीक। तो एक सेकेंड, स्क्रैप करके क्या करते हैं, ऊपर के सैंड का जो लेयर है उसको हम हटा देते हैं। उसके बाद थर्ड है प्रेशर फिल्टर। तो इसका जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होता है 6000 से 15000, ठीक है, लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आवर, ठीक। तो अब इसका यदि सही ऑप्शन देखा जाए तो यही होगा 100 to 200 लीटर पर आवर मीटर स्क्वायर। ये हो गया रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ स्लो सैंड फिल्टर का। तो चलिए इसी तरह हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में 52 में एज पर IS 13311 पार्ट 1 इज द अल्ट्रासोनिक टेस्ट ऑफ हार्ड एंड कंक्रीट गुड क्वालिटी ऑफ कंक्रीट इंडिकेटेड इफ द पल्स वेलोसिटी इज। देखिए तो इसका जो है हम सब का रेंज बता देते हैं, किस क्वालिटी का कितना रेंज में होता है, ठीक है। तो इसका हम देखेंगे तो जैसे मान लीजिए कंक्रीट का गुड क्वालिटी है, मान ली गुड क्वालिटी के यदि हम देखेंगे तो इसका जो रेंज होता है 3.5 से 4.5, ठीक है। जो ये होता है किलोमीटर पर सेकेंड में। इसीलिए इसी तरह हम देखेंगे मीडियम का, जो मीडियम जो होता है, मीडियम का देखेंगे तो इसका होता है रेंज 3 से 3.5।
इसके बाद यदि हम इसका इससे जो नीचे होता है, मान लीजिए 3 से नीचे है, तो वो अच्छा क्वालिटी में नहीं, मतलब लो क्वालिटी में माना जा सकता है। यानी इसको आप फिर से रीचेक कर ले क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। ठीक है, तो इस यदि क्वेश्चन का देखें तो सही ऑप्शन हो जाएगा पहला 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड टू 4.5 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज़ द परमिसेबल क्लोरीन कंटेंट इन ड्रिंकिंग वाटर। तो ड्रिंकिंग वाटर का यहाँ पे क्लोरीन कंटेंट पूछ रहा है कितना होना चाहिए। तो देखिए इससे रिलेटेड हम कुछ और भी पॉइंट डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए ये तो क्लोरीन कंटेंट जो होता है 200 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। ठीक है, यदि हम यहाँ पे टोटल हार्डनेस को देखें, मतलब टोटल हार्डनेस जो होता है परमिसेबल लिमिट का हार्डनेस, तो ये जो होता है 300 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, ये परमिसेबल है, इतना चल सकता है। और यदि रिजेक्ट की बात करें हार्डनेस का, तो 600 मिलीग्राम पर लीटर होता है। ठीक है, अब यदि हम pH वैल्यू का रेंज देखें ड्रिंकिंग वाटर का, तो इसका रेंज होता है 6.5 से 8.5 pH वैल्यू। ठीक है, इसी तरह हम डिस्कस करें यदि फ्लोराइड का, तो परमिसेबल वैल्यू हम जो लेते हैं वो 1 लेते हैं। ठीक है, फ्लोराइड कंटेंट 1 होना चाहिए, या उसका लिमिटेशन दिया हुआ है मैक्सिमम 1.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब ये एक्सट्रीम पॉइंट चला गया, लेकिन परमिसेबल इतना है। उसके बाद हम देखेंगे नाइट्रेट कंटेंट। तो नाइट्रेट जो होता है ये 45 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है परमिसेबल क्लोरीन कंटेंट का 200 मिलीग्राम पर लीटर। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में है सड़क मार्ग पर वो, यहाँ पे हिंदी में क्वेश्चन आ गया है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं होगा इसे। सड़क मार्ग पर वो हिस्सा जो यात्रा मार्ग से सटा हुआ होता है और रुके हुए वाहन को रखने के लिए बनाया जाता है, देखिए, तो उसको हम बोलते हैं शोल्डर बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसका हम थोड़ा डायग्राम देख लेते हैं किस टाइप से बनता है। जैसे मान लीजिए हम ये रोड पे बनाएं, तो जैसे मान लीजिए ये जो पॉइंट हुआ, जो इसको हम कैरी वेज बोलते हैं, जिस पे हम क्या करते हैं गाड़ी से मूव करता है, या मेन रोड का जो पार्ट होता है। इसके बाद यदि ये पार्ट देखें इस साइड वाला, इसको बोलते हैं कैरी वेज, जिस पे हम चलते हैं, या मेन पेमेंट का जो पार्ट हुआ। इसके बाद जो ये जो साइड वाला पार्ट है, जैसे मान लीजिए इमरजेंसी के लिए रोके या फिर पैदल चलते हैं इस पार्ट होके, तो इसको हम बोलते हैं शोल्डर। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा भी रहा है सड़क मार्ग पर वो हिस्सा जो यात्रा मार्ग से सटा हुआ हो, मान लीजिए जो ये रास्ता जो चलते हैं इससे सटा हुआ हो, तो इसको शोल्डर बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जैसे एक चीज़ और मैं बता दूं, जैसे यहाँ पे जो मान लीजिए ये रोड था और ये शोल्डर था और ये मेन पेमेंट था, और ये लाइन का ये बात करेंगे, दोनों के बीच का जो बाउंड्री होता है इसको हम कर्व बोलते हैं। ठीक है, ये बीच में प्रोवाइड किया जाता है। और जैसे मान लीजिए 4 वे है, 4 लाइन है, तो मान लीजिए इधर से एक लाइन गुजरा, एक लाइन इधर से, तो ये जो बीच का पार्ट है, ये बीच के पार्ट को हम क्या बोलते हैं, मीडियन। ठीक है, मीडियन बोलते हैं। तो इसमें सभी ऑप्शन दिया हुआ है आगे, तो वो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। तो जैसे देखिए मीडियन था, मतलब मिडिल वाले पार्ट को, तो हम मिडिल वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, मीडियन। और इधर कैरीवेज हो गया, जो कैरीवे हो गया जो बीच वाला था, कर्व, ये भी सभी हम क्या कर दिए, डिस्कस कर दिए। उसके बाद है 55 में द रोड डेवलपमेंट प्लान फॉर इंडिया फॉर द पीरियड ऑफ 1981 to 2001 इज आल्सो नोन एज। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। इससे पहले मैं बता दूं, प्लीज़ जो चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कितना मेहनत से सॉल्यूशन एक एक क्वेश्चन का ढूंढना पड़ता है और तैयार करना पड़ता है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन का। देखिए, हम इसका सबसे पहले हम किस पीरियड में कौन हुआ वो डिस्कस कर देते हैं। जैसे मान लीजिए पहला जो हुआ था नागपुर रोड प्लान, जैसे नागपुर प्लान है, पहला ये हुआ था, जिसका टाइम पीरियड था 1943 से 63। ठीक है, ये पीरियड था, लेकिन जबकि ये क्या हुआ था 1961 में ही कंप्लीट हो गया था।
तो उसके बाद आया बॉम्बे प्लान, ठीक है, बॉम्बे प्लान आया। तो ये प्लान जो चला 1961 से 81 के बीच, यानी 81 के बीच चला, क्योंकि ये 63 का प्लान था, 61 में ही ख़त्म हो गया था, तो ये 61 से स्टार्ट हो गया, सेकेंड प्लान था। और थर्ड प्लान जो था लखनऊ प्लान, ठीक है, जो स्टार्ट किया गया था 1981 से 2001, ठीक है, इस पीरियड में इसको स्टार्ट किया गया था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लखनऊ प्लान, ठीक है, तो ये सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 56। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा वीडियो को, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 6 में द बर्नौलीज इक्वेशन रेफर टू द कंजर्वेशन ऑफ। तो सबसे पहले हम बर्नौलीज इक्वेशन का हम इक्वेशन जान लेते हैं, ठीक है। इसका जो इक्वेशन होता है P बटे रो जी प्लस जेड प्लस भी स्क्वायर बटे 2g, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये हो गया, इसको हम बोलते हैं प्रेशर हेड, प्रेशर हेड, इसको बोलते हैं डेटम हेड, डेटम हेड, इसको बोलते हैं वेलोसिटी हेड, ठीक है, इसको वेलोसिटी हेड बोलते हैं। और यहाँ से एक मेन पॉइंट बन के आता है, जब इस दोनों को एक साथ हम कंसीडर करते हैं तो इसको बोलते हैं पीजियोमेट्रिक हेड, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको हम पीजियोमेट्रिक हेड बोलते हैं जब ये दोनों एक साथ कंसीडर करते हैं तब। अब इसके साथ कुछ एजम्पशन है, ठीक है। एजम्पशन करने का मतलब बर्नौलीज इक्वेशन का कुछ एजम्पशन है, तो वो हम थोड़ा डिस्कस कर लें। तो देखिए पहला एजम्पशन का बात करेंगे तो ये है फ्लूइड आइडियल होना चाहिए था, ठीक है। फ्लूइड आइडियल के केस में ये मतलब डिजाइन किया गया था। तो पहला फ्लूइड आइडियल, दूसरा है फ्लो इज स्टडी होना चाहिए था, फ्लो क्या होना चाहिए, स्टडी। उसके बाद थर्ड में है फ्लो इज कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है, कंटिन्यूअस होना चाहिए। उसका फोर्थ है फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, फोर्थ में इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, ठीक। उसके बाद 5 देखेंगे तो फ्लो जो है नॉन विस्कस होना चाहिए। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन में पूछ देता है जो कैसा कंडीशन होना चाहिए, कोई भी ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे याद रख सकते हैं फ्लो इज क्या होना चाहिए, नॉन विस्कस होना चाहिए। उसके बाद 6 पॉइंट देखेंगे तो 6 में है फ्लो इज इरोटेशनल होना चाहिए, मतलब फ्लो क्या होना चाहिए, रोटेट नहीं करना चाहिए। उसके बाद 7 में देखेंगे, 7 में एप्लीकेबल एलॉन्ग स्ट्रीम लाइन, मतलब स्ट्रीम लाइन के एलॉन्ग होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है बर्नौलीज इक्वेशन रेफर टू द कंजर्वेशन ऑफ, तो ये जो होता है एनर्जी कंजर्वेशन का होता है, क्योंकि हम ये जो इक्वेशन देखें P बाय रो जी प्लस जेड प्लस भी स्क्वायर बाय 2g, तो ये जो होता है एनर्जी इक्वेशन, इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो इसका सही ऑप्शन हो गया 3। उसके बाद है 7 यानी 57। उसके बाद इसमें पूछ रहा है रिलेशन बिटवीन द बल्क मॉडुलस के, यंग मॉडुलस ई एंड पॉइजन्स रेशियो 1/m। पॉइजन्स रेशियो को 1/m लिया है, या कहीं कि हम म्यू भी लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो इसके साथ साथ जो रिलेशन बनता है वो हम थोड़ा देख लेते हैं, इसके बाद इसका हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक। तो देखिए इसका यदि हम रिलेशन देखें तो हम एक रिलेशन जानते हैं जो E इक्वल टू होता है, E यानी क्या कहते हैं इसे, यंग मॉडुलस इक्वल टू 2g इंटू 1 प्लस म्यू, ठीक है। उसके बाद एक रिलेशन हम जानते हैं जो E इक्वल टू होता है 3k इंटू 1 माइनस 2 म्यू। इसके बाद एक रिलेशन देखेंगे और मतलब दो रिलेशन और, जो E इक्वल टू होता है 9 kg बट्टे 3k प्लस g। और एक रिलेशन देखेंगे म्यू इक्वल टू 3k माइनस 2g बट्टे 6k प्लस 2g, ठीक है। ये इसका जो जनरली है रिलेशन जो हम जनरली यूज करते हैं यदि कोई भी न्यूमेरिकल आ जाता है डायरेक्ट तो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के लिए हम देखेंगे जो कौन सा रिलेशन बनेगा। तो इसके लिए जो रिलेशन होता है E इक्वल टू 3k इंटू 1 माइनस 2 म्यू। तो यहाँ पे म्यू इक्वल टू दिया हुआ है, म्यू मतलब पॉइजन्स रेशियो इक्वल टू 1/m,
तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको यदि सॉल्व करें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, E इजकल टू 3K इंटू m-2 ठीक है, इस तरह से। अब यदि हम इधर लेके आते हैं तो क्या हमको K के टर्म में बोल रहा है निकालने के लिए, तो हम यहाँ पे K को क्या करेंगे, साइड कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, me/3 इंटू m-2। तो यानी यही हमको यहाँ पे K इजकल टू आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही हमको दिया हुआ है, K इजकल टू me/3 इंटू m-2। इसका सही ऑप्शन हो गया 3। उसके बाद 58 देखेंगे। 58 में अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन द सॉइल इज क्लासिफाइड इनटू, ठीक है। देखिए क्लासिफाइड जो सॉइल का किया जाता है, किया गया है इस इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा, ठीक है, क्लासिफिकेशन। तो इसका हम देख लेंगे, जो कोर्स ग्रेन सॉइल जो है, कोर्स ग्रेन सॉइल जो है इसको 8 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ठीक है। उसके बाद है फाइन ग्रेन सॉइल है, फाइन ग्रेन जो सॉइल है उसको जो है 9 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। उसके बाद है पीट, पीट जिसको हम ऑर्गेनिक सॉइल बोलते हैं, पीट, उसको हम 1 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो यदि हम टोटल को जोड़ते हैं तो कितना होता है, 18 होता है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 18 ग्रुप, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं 59 क्वेश्चन। 59 में न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ए सिटी हैज़ ए पॉपुलेशन ऑफ 10,000 with an area of rapid filter as 20 meter square and average filtration rate of 4,000 liter per hour per meter square of the area, what will be the rate of demand। देखिए रेट ऑफ डिमांड हमको यहाँ पे निकालने के लिए पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे एरिया दिया हुआ है 20 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 20 मीटर स्क्वायर है। और यहाँ पे हम देखेंगे रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो हमको दिया हुआ है 4,000 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर। और उसके बाद है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन है 10,000। तो हमको रेट ऑफ डिमांड निकालने के क्या करेंगे, जैसे जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ 4,000 और हमको आवर में है, ठीक है, हमको डे में निकालना है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे 4,000 इंटू 20 जितना एरिया है बटे पॉपुलेशन यानी 10,000 से डिवाइड कर देंगे। और साथ में यहाँ पे आवर में हमको दिया हुआ है लेकिन निकालना है डे में, तो यहाँ पे क्या करेंगे 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ जो वैल्यू निकल के आएगा 192 लीटर पर हेड पर डे, ठीक है, जो कि इसमें ऑप्शन ये दिया नहीं है 192 वाला। तो इसीलिए बोर्ड ने इस क्वेश्चन को क्या किया है, हटा दिया है, ठीक है, मतलब सेकेंड जो रिवाइज की दिया था उसमें। तो इसका इसमें से क्या है, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक। अब 60 नंबर देखेंगे। 60 नंबर में ए फ्लोटिंग बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ़। तो देखिए सबसे पहले फ्लोटिंग बॉडी के हम केस में देखेंगे। जैसे मान लीजिए इसका हम डायग्राम बनाएं तो यहाँ पे एम दिए जो मेटासेंट्रिक हाइट बोलते हैं, इसको जी बोल देते हैं। और ये सेंटर ऑफ बॉयंसी है, यानी जी मतलब स्पेसिफिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, यहाँ पे जी लिए। अब स्टेबल के केस में ऐसा बनेगा, यानी मेटासेंट्रिक हाइट जो होना चाहिए ऊपर होना चाहिए, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में होना चाहिए और सेंटर ऑफ बॉयंसी है जो नीचे होना चाहिए। जब यहाँ पे मान लीजिए जी ऊपर हो जाए एम नीचे हो जाए तो ये क्या होगा, अनस्टेबल केस में आ जाएगा, ठीक है। जब एम और जी क्या करे, कोइंसाइड कर जाए, मतलब एक पॉइंट पे, यानी जब हम बनाए एक पॉइंट पे यदि एम और जी लाइक कर जाएगा तो हम इसको बोलेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा केस है ए फ्लोटिंग बॉडी इज सेड टू बी स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी स्टेबल की बात कर रहा है, तो इसका मतलब है मेटासेंट्रिक हाइट क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पे दिया हुआ इट इज़ मेटासेंट्रिक हाइट इज ए पॉजिटिव वैल्यू, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1। उसके बाद 61 में है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ सब बेस लेयर इन द पेमेंट। ठीक है, इसमें सब बेस लेयर के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो फ्लेक्चर पेमेंट का जो लेयर रहता है वो थोड़ा हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसमें जनरली 4 लेयर होता है, जो जिसको हम नीचे वाले को सब ग्रेड बोलते हैं, सब ग्रेड बोलते हैं, इसको सब बेस बोलते हैं, सब बेस बोलते हैं, इसको हम बेस बोलते हैं, और इसको वेयरिंग या सरफेस सरफेस इसको बोल सकते हैं, मतलब सरफेस कोर्स इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेरा क्वेश्चन है सब बेस के बारे में। तो सब बेस का हम फंक्शन के बारे में थोड़ा बात कर लें, जो कौन कौन सा फंक्शन होता है। तो पहला फंक्शन हम यहाँ डिस्कस करेंगे यहाँ पे, टू मिनिमाइज द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ फ्रॉस्ट एक्शन। ठीक है, पहला हुआ। दूसरा है टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म स्टेबल एंड परमानेंट सपोर्ट। ठीक, मतलब ये पेमेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। थर्ड में टू इंक्रीज मॉडुलस ऑफ सब ग्रेड रिएक्शन, मतलब मॉडुलस ऑफ सब ग्रेड रिएक्शन को क्या करता है, इंक्रीज करता है। फोर्थ में है, ये थर्ड था। अब फोर्थ में है जो टू प्रिवेंट पंपिंग ऑफ द फाइन ग्रेन सॉइल एट ए जॉइंट क्रैक एंड एज ऑफ द रिजिड स्लैब। ठीक, उसके बाद 5 में है टू प्रोवाइड ए वर्किंग प्लेटफॉर्म फॉर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, यानी 5 ये था। ठीक है, यहाँ पे जो इस 5 में से ही ऑप्शन है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द सब बेस लेयर इज द पेमेंट। तो अभी हम बात किए टू मिनिमाइज द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ फ्रॉस्ट एक्शन। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2। उसके बाद 61 देखेंगे। 61 में इफ एच इज द हेड ओवर द क्रेस्ट ऑफ द रेक्टेंगुलर वेयर द डिस्चार्ज वैरीज। तो डिस्चार्ज वैरीज ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो हम देखेंगे, देखिए सबसे पहले हम जानते हैं रेक्टेंगुलर वेयर क्या होता है। वेयर एक तरह से जो क्या है, कंक्रीट या मेसोनरी का स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो ओपन चैनल फ्लो में जनरली यूज होता है। जैसे मान लीजिए है तो पानी क्या होता है, मतलब एक्सेस हो जाने के बाद ये ऊपर से क्या होता है, फ्लो करता है, इसको हम वेयर बोलते हैं, वेयर बोलते हैं। अब यहाँ पे हमको रेक्टेंगुलर वेयर के बारे में पूछ रहा है, तो इसका जो फार्मूला होता है यह Q इजकल टू 2/3 CD, ये CD हुआ कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, इंटू B माइनस 0.1 ln H इंटू H के पावर 3/2। ठीक है, तो ये Q जो है इसका क्या हो जाएगा, ये इस अथी में वैरी करेगा H/3 के फॉर्म में। तो इसका H/3 देखेंगे तो 1.5 हो जाएगा, यानी इसका सही ऑप्शन हो गया 2, यानी H पावर 1/5। उसके बाद 63 देखेंगे। देखिए 63 देखेंगे। 63 में व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर क्रिपलिंग लोड फॉर ए कॉलम विथ ए बोथ इंड हिंज। ठीक है, यहाँ पे क्रिपलिंग या बकलिंग बोले तो हम P इजकल टू हम जानते हैं कि होता है पाई स्क्वायर EI बट्टे L स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है बोथ इंड हिंज, यानी ये केस मेरा जो यहाँ बनेगा बोथ इंड हिंज का इस टाइप का। ठीक है, जो इस टाइप का बनेगा, तो इस केस में हम देखेंगे लेंथ इक्विवेलेंट इक्वल टू L के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो L इक्विवेलेंट है तो L के जगह L ही पुट हो जाएगा, यानी पाई स्क्वायर EI इक्वल टू EI बट्टे L स्क्वायर। यानी कहने का मतलब इसका सही ऑप्शन हो जाएगा B, यानी पाई स्क्वायर EI बट्टे L स्क्वायर। इसके बाद हम प्रत्येक केस का लेंथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है उसमें दिया हुआ है, तो इसको हम प्रत्येक को डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो चलिए पहले 64 है, अब देखते हैं। 64 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। तो यहाँ पे देखिए केमिकल क्लासिफिकेशन पूछ रहा है रॉक को, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा सिलिशियस रॉक। तो देखिए यहाँ पे केमिकली जो क्लासिफाइड रॉक है उसका हम नाम देखते हैं पहले। तो पहला है सिलिशियस रॉक, सिलिशियस रॉक। दूसरा तो देखिए सिलिशियस रॉक में मेन होता है सिलिका, मेन रूप से होता है। ठीक है, ये हार्ड एंड ड्यूरेबल होता है। इसका यदि सिलिशियस रॉक का हम एग्जांपल दें तो इसमें आता है ग्रेनाइट, क्वार्ट्जाइट्स, बसाल्ट,
ये सब सभी क्या है, सिलिशियस रॉक का एग्जाम्पल, मतलब केमिकली दृष्टि से हम देखें तो। उसी तरह अब सिलिका के बाद जो आता है आर्जिलेशियस रॉक होता है, जिसमें मेन रूप से क्या होता है, क्ले प्रीडोमिनेंट होता है, मतलब क्ले मुख्य रूप से होता है उसमें। तो इसका यदि हम एग्जाम्पल दें आर्जिलेशियस रॉक का तो इसका जो हो जाएगा स्लेट्स और लेटेराइट, ये क्या है, इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद हम थर्ड देखेंगे कैलकेरियस रॉक। तो इसका ये सब हम क्या है, केमिकली दृष्टि से देख रहे हैं कौन कौन सा रॉक होता है। यहाँ पे तो ऑप्शन सिलिशियस रॉक दिया है और दूसरा दिया ही नहीं हुआ है, तो हम उसका भी डिस्कस कर रहे हैं। कैलकेरियस रॉक, जिसमें जो मेन रूप से होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल की बात करें तो लाइमस्टोन हो गया, मार्बल हो गया, और उसके बाद डोलोमाइट हो गया। तो ये सब क्या हो गया, कैलकेरियस रॉक का एग्जाम्पल हो गया। ठीक, अब यहाँ पे ये स्ट्रैटिफाइड रॉक क्या होता है, अनस्ट्रैटिफाइड रॉक क्या है, फॉलिटेड रॉक क्या होता है, इसी पे बेस्ड फिर नेक्स्ट आगे क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें हम इस तीनों चीज़ का क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया जो केमिकली क्लासिफिकेशन रॉक में कितने तरह से करते हैं। तो एक होगा सिलिशियस रॉक, एक हो गया आर्जिलेशियस रॉक, तीसरा हो गया कैलकेरियस रॉक। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें दिया, एक सेकेंड, इसमें दिया हुआ है what is the relation between the equivalent length and actual length for the column with one end fixed and another free। ठीक है, देखिए इसमें हम चारों केस लेंथ का हम डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए पहला केस हम देखेंगे जब बोथ एंड क्या हो, हिंज हो। ठीक है, बोथ एंड जब हिंज होगा तो कैसा केस बनेगा, तो इसमें होता है L इक्विवेलेंट इक्वल टू L, मतलब L के बराबर होता है। ठीक है, दूसरा केस देखेंगे, मान लीजिए 1 इंच क्या है, फिक्स है, 1 इंच फ्री है। इस केस का बात करेंगे, इसमें L इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है 2L। और थर्ड का केस देखेंगे इसमें, तो थर्ड केस में होता है, मान लीजिए जो 1 हिंज जो फिक्स है और 1 हिंज है। ठीक है, इस टाइप का केस हमको देखने को मिलेगा। तो इस केस का जो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ का केस यहाँ पे बन जाएगा L इक्विवेलेंट इक्वल टू L/√2। ठीक है, ये थर्ड केस था। अब फोर्थ केस हम यदि देखते हैं तो फोर्थ केस मान लीजिए दोनों साइड क्या है, फिक्स्ड है दोनों साइड, तो इस टाइप का बनेगा। ठीक है, तो इसमें जो इसका जो इक्विवेलेंट लेंथ हो जाएगा L/2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब आधा लेंथ हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा जो क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द रिलेशन इक्विवेलेंट लेंथ फॉर ए कॉलम विथ वन एंड फिक्स एंड अनोदर इज फ्री। तो इस केस की बात कर रहा है। तो इस केस का यदि हम देखेंगे तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2, यानी L इक्विवेलेंट इक्वल टू 2L। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में 66 में an estimation and valuation the charge that the levied at the time of transfer या issue of the stocks in the addition to the book। तो देखिए इसमें इसका सही ऑप्शन है इशू रेट। तो देखिए इशू रेट क्या होता है, मान लीजिए कोई भी चीज़ हम पब्लिश किए, उस समय जो मेरा कितना इसके पब्लिश करने में क्या हुआ, मेरा खर्च हुआ, तो इसी को बोलते हैं इशू रेट। ठीक है, इसमें ना हमको कोई बेनिफिट सब इसमें कोई नहीं दिखता है, मतलब ठीक। और इसके बाद मार्केट रेट होता है, जिस रेट पे हम क्या करते हैं, मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट बेचते हैं। उसके बाद सुपरविजन चार्ज है, स्टोरेज चार्ज है, तो ये सब तो जानते ही हैं। उसके बाद है नेक्स्ट तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 67 which method of surveying distance and elevation involve measuring the vertical angle to the graduation on a staff using the principle of trigonometry। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा टेकोमेट्री। तो टेकोमेट्री इसका जो मेन है, तो देखिए एंगुलर ऑब्जर्वेशन के द्वारा हम इसमें क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। इसमें ट्रावर्सिंग
ट्रावर्सिंग तो हम जानते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी लाइन के द्वारा हम यूज करके, जिसका डिस्टेंस फिक्स होता है, उसको यूज करके हम क्या करते हैं, डिस्टेंस मेजर करते हैं। जैसे हम ये ट्रांसवर्स क्या होता है, दो टाइप का होता है। जैसे ओपन हो गया, जैसे ओपन में होगा जो लाइन को कनेक्ट करके करते हैं, मतलब ट्रांसफर ही होता है, ट्रांसवर्सिंग ही होता है लाइन के कनेक्ट करके। लेकिन यहाँ पे जो होता है ओपन लिंक रहता है। मान लीजिए ये लिंक को क्या किए, कनेक्ट किए, तो ये ओपन रहेगा। और जब क्लोज का बात करेंगे, क्लोज टावर्स का, तो इस टाइप से क्या होगा, ये क्लोज फॉर्म में रहेगा। तो ये दो टाइप का होता है ट्रावर्सिंग, ठीक है। उसके बाद है ट्रायंगुलेशन। ट्रायंगुलेशन सर्विंग जो बोलते हैं, जैसे मान लीजिए एक बेस पॉइंट माने और पूरे प्लॉट में एक ट्रायंगल की तरह फॉर्म किए, मतलब डिजाइन किए, और उससे हम क्या किए, उसका डिस्टेंस को क्या करते हैं, मेजर करते हैं, उसको बोलते हैं ट्रायंगुलेशन सर्वेइंग। उसके बाद है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, एक बेस पॉइंट मान के उसके बाद डिफरेंट एंगल पे हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं डिस्टेंस को, तो इसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वेइंग, ठीक। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 68 में न्यूमेरिकल है। ये है, व्हाट विल बी द कैपेसिटी फैक्टर ऑफ हाइड्रो पावर इफ ए प्लांट विद द कैपेसिटी ऑफ 10,000 किलोवाट is to produce 4 lakhs kilowatt hours when operating for 100 hours, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, तो यहाँ पे प्लांट कैपेसिटी हमको दिया हुआ है इतना, और ये यहाँ पे प्रोड्यूस करता है मतलब 4 लाख किलोवाट। तो यहाँ पे देखिए हमको कैपेसिटी फैक्टर निकालना है हाइड्रो पावर का, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है एवरेज लोड, ठीक है, एवरेज लोड बटे प्लांट कैपेसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज लोड का हम बात करें, तो एवरेज लोड बराबर हो जाता है यहाँ पे लोड बटे टोटल आवर, यहाँ पे एवरेज लोड का, अब बटे प्लांट कैपेसिटी है। तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है कितना, यहाँ पे देखिए 4 लाख, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 लाख। उसके बाद है 100, और इसके नीचे जो हम लिखेंगे 10,000, इसको ऊपर करेंगे तो नीचे में ही आ जाएगा 10,000। तो यहाँ पे कट कर देंगे, तो यहाँ पे 0.4 आता है, और फिर 100 से गुना कर देंगे, तो ये क्या होगा 40%। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी 40%, ठीक है। इस क्वेश्चन का हो गया 40%। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ इम्प्योरिटीज फ्रॉम सस्पेंडिंग फ्लूइड बाय एक्शन ऑफ नेचुरल फोर्स अलोंग इज कॉल्ड। तो देखिए हम यहाँ पर सभी चीज़ को डिस्कस कर देते हैं, हर एक पॉइंट को। देखिए पहला इसका सही ऑप्शन है प्लेन सेडिमेंटेशन। तो प्लेन सेडिमेंटेशन ये होता है जो ऑटोमेटिकली, यदि चैम्बर है, चैम्बर में क्या होता है, वाटर फ्लो करता है, तो स्वतः वो नीचे की तरह क्या होगा, सेटल कर जाएगा, सेडिमेंटेशन इसका हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं प्लेन सेडिमेंटेशन, जिसमें क्या हो जाता है, मतलब स्वतः अपने नेचुरल फोर्स के द्वारा हो जाता है। उसके बाद है डिस्क्रीट पार्टिकल। डिस्क्रीट पार्टिकल उसको बोलते हैं जो मान लीजिए जिसका पार्टिकल का साइज है, फिक्स है, उसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम डिस्क्रीट पार्टिकल बोलते हैं। जो इसमें भी क्या होता है, स्वतः अपने आप, मतलब जैसे जैसे लोड बढ़ा तो वो सेटल हो जाता है। उसके बाद केमिकल प्रिसिपिटेशन, दो इसमें क्या करते हैं, केमिकल को यूज करते हैं, उसके बाद प्रिसिपिटेट करवाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं केमिकल प्रिसिपिटेशन। उसके बाद है सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन। जब सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन भी वही है कि एक कोगुलेशन भी एक तरह का केमिकल है जिसका हम यूज करते हैं, और चार्ज को क्या करते हैं, इसमें जो एक्टिव करते हैं, साथ में उसका क्या होता है, साथ में पार्टिकल कनेक्ट होकर बड़ा साइज का बनाता है, फिर ऑटोमेटिकली क्या होता है, नीचे सेटल कर जाता है। तो इसको हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन। तो 69 हो गया। अब 70 देखेंगे। 70 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एरेशन
वाटर। देखिए एडिएशन वाटर का जो मेन मेरा पर्पस होता है वाटर को एडिएशन करने का, जो इसमें जितना भी मान लीजिए फॉल गैस है, H2S जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो ये सब क्या होता है रिमूव हो जाता है। साथ में जो आयरन और मैग्नीशियम जो है उसका ऑक्साइड हो जाता है, ऑक्साइड ऑफ आयरन का हो जाता है। जो मान लीजिए ग्राउंड वाटर है तो उसमें आयरन सब की मात्रा ज़्यादा होती है तो ये ऑक्साइड हो जाता है, तो जिसके बाद ये क्या होता है प्रेसिपिटेट कर जाता है। तो एडिएशन से मेरा ये फ़ायदा है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव ऑफ एडिएशन का प्रोसेस पूछ रहा है, तो टू रिमूव टेस्ट एंड ऑर्ड्योर फ्रॉम द गैस प्रोड्यूस ड्यू टू ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन, यानी इसमें जो ऑर्ड्योर जो गंध होता है हाइड्रोजन सल्फाइड के चलते और इसका टेस्ट जो है ये सब क्या होता है रिमूव हो जाता है। तो चलिए अब 71 देखते हैं। 71 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इज द केस ऑफ फ्री होल्डर्स। ठीक है, यहाँ पे फ्री होल्डर्स का पूछ रहा है। फ्री होल्डर्स का मतलब हुआ जो खुद प्रॉपर्टीज़ का क्या हो मालिक हो, ठीक है, ओनर हो, उसको हम बोलते हैं फ्री होल्डर्स। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो 71 देखेंगे तो 71 का सही ऑप्शन है 3, यानी ए फ्री होल्डर इज़ द एब्सोल्युटली ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। मतलब क्या होगा फ्री होल्डर उसको बोलते हैं जो प्रॉपर्टी का मालिक हो। इसी तरह नेक्स्ट मिलता जुलता क्वेश्चन है तो उसमें हम और टाइप का जो है उसमें मतलब होल्डर्स का उसका हम क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं। उसके बाद 72 है। 72 में व्हाट इज़ द मोर हार्डनेस नंबर फॉर टोपाज। चलिए हम 1 से 10 तक देखेंगे हार्डनेस नंबर किसका कितना है। ठीक है, उससे आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा किसका कितना है। तो पहला है टाल जिसका है 1, उसके बाद है जिप्सम, जिप्सम का है 2, उसके बाद है कैल्साइट जिसका है 3, उसके बाद फ्लोराइट, जिसका है 4, उसके बाद है यहाँ पे हम देखेंगे एपेटाइट जिसका है 5, उसके बाद फेल्सफर का देखेंगे जिसका है 6, उसके बाद है क्वार्ट्ज का है 7, उसके बाद हम देखेंगे टोपाज का तो इसका है 8, उसके बाद 9 है कोरंडम इसका है 9। अब 10 में है डायमंड, यानी डायमंड का कितना है 10 है। ठीक है 10 है। तो यहाँ पे हमको पूछ रहा है टोपाज का, तो टोपाज का सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी, यानी इसका सही ऑप्शन होगा बी यानी 8। ठीक है, तो चलिए यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए 73 देखते हैं अब। 73 में इन ए हाईवे एन असेंडिंग ग्रेडियंट ऑफ 1 in 100 meters with descending gradient of 1 in 80 डिटरमाइन द डेविएशन एंगल। ठीक है, तो चलिए इसका हम देखेंगे। पहले है मान लीजिए 2 ग्रेडियंट है। ठीक है, 2 ग्रेडियंट जब मिलता है उसके साथ जो एंगल बनता है तो उसको हम बोलते हैं डेविएशन एंगल। ठीक है, तो इसका जो निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए N1 है, N1 इक्वल टू होगा 1/100। एक सेकेंड, एक सेकेंड, $72 है। यहाँ पे देखेंगे N1 इक्वल टू है 100, 1/100, यानी N2 इक्वल टू है 1/80। अब यहाँ पे देखिए असेंडिंग में है इतना और डिसेंडिंग में है इतना, तो ये तो पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया। अब हम n का जो वैल्यू निकालते हैं तो n बराबर होता है 1/100, यानी N1 माइनस N2। ठीक है, यानी होता है N1 माइनस N2। अब यहाँ पे N2 तो ऑटोमेटिकली निगेटिव में है तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव में हो जाएगा। ठीक है, तो
तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो एन 1/100 प्लस 1/80। तो यहाँ इसको यदि सॉल्व करते हैं तो मेरे पास आ जाता है 9/400। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3 यानी 9/400। उसके बाद हम 74 देखेंगे। इसमें हिंदी में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा पट्टे का वह प्रकार है जिसमें किसी संपत्ति के लिए पट्टे की अवधि व्यक्ति की मृत्यु तक के लिए प्रदान की जाती है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम जो पहले बात किए थे, जो इसमें फ्री होल्डर्स का, तो इसमें सब का हम डिस्कस करते हैं एक एक करके क्या होता है। ठीक, तो देखिए लाइफ लीज जिसको हम आजीवन पट्टा बोलते हैं, तो कोई भी किसी से प्रॉपर्टी लिया जाता है लाइफ टाइम के लिए। लाइफ टाइम करने का मतलब जब तक वो जिंदा है तब तक उसका यूज करेगा, फिर ऑनर जो है उसका फिर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब जब तक जिंदा है उसका प्रॉपर्टी मतलब यूज करेगा, यानी इसको बोलते हैं लाइफ लीज, मतलब लाइफ टाइम के लिए ये लिया जब तक जिंदा है, लेकिन परमानेंट ओनर नहीं हो सकता है। ठीक, उसके बाद है अस्थाई पट्टा यानी परपेचुअल लीज। देखिए इसको हम बोलते हैं, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति किसी ओनर से प्रॉपर्टी खरीदा, उसमें से कुछ प्रॉपर्टी को अपना यूज कर रहा है और कुछ प्रॉपर्टी को और किसी दूसरे को यूज करने के लिए दे दिया, यानी वो भी किसी को लीज पे दे दिया है, तो उसको हम बोलते हैं परपेचुअल लीज। ठीक है, उसके बाद है फ्री होल्डर, तो हम समझ गए जो उसका ऑनर होता है प्रॉपर्टी का। उसके बाद है उसके बाद होता है सब लीज। ठीक है, सॉरी एक सेकेंड यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है। जो परपेचुअल यूज है इसको हम बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो उसका जो प्रॉपर्टी का जो क्या करते हैं, मान लीजिए कुछ दिन का टाइम पीरियड के लिए उसको लिया गया है, उस टाइम पीरियड ख़त्म होने जाने के बाद फिर से इसको क्या कहते हैं, रिन्यूअल करवाते हैं, तो उसको बोलते हैं परपेचुअल यूज। इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया था। उसके बाद है सब लीज कहते हैं जो प्रॉपर्टी हम लिए और इसमें से भी हम कुछ प्रॉपर्टी को क्या किया, दूसरे को लीज पे दे दिए, उसको हम सब लीज बोलते हैं। इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। उसके बाद 75 देखेंगे। 75 में विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट इन ए केस ऑफ बिशप्स सिंप्लीफाइड मेथड ऑफ स्लाइस। तो इसका ऑप्शन देखेंगे तो इसमें कुछ डिस्कस लाइक है नहीं, तो इसका सही ऑप्शन है इट डिसग्रेड्स द इफेक्ट ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द साइड ऑफ द इंडिविजुअल स्लाइस। ठीक है, उसके बाद 76 देखेंगे। 76 है द ऑटोक्लेव टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन द डाइस इन द पोर्टलैंड सीमेंट। तो ये क्या होता है, मेन एक्सपेंशन के लिए होता है। तो एक्सपेंशन करने का मतलब ये सॉर्नेट टेस्ट क्या करता है, मेजर करता है। तो जैसे ऑटोक्लेव टेस्ट होता है, ली चैटरियन प्रिंसिपल होता है। तो जैसे ऑटोक्लेव जो टेस्ट है ये लाइम एंड मैग्नीज जो है दोनों के लिए हम यूज करते हैं, जबकि ली चैटरियन जो टेस्ट है वो जो सिर्फ है किसके लिए, लाइम के लिए यूज करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्या, एक्सपेंशन। उसके बाद 77 है। 77 में आइडेंटिफाई द वन वेयर द सेंट्रॉइड सेक्शन लाई आउटसाइड द सेक्शन। देखिए इसमें बोलता है आउटसाइड सेक्शन, जो सेक्शन है उससे लाइक करना चाहिए। इसमें हम पहला ऑप्शन देखेंगे अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन। तो देखिए अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन इसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए एक साइड फ्लेंज है का साइज बड़ा होगा, एक साइड छोटा होगा, तो इसको हम अनसिमेट्रिकल बोलेंगे। तो इसका जो यदि हम सेंट्रॉइड सेक्शन देखेंगे तो इसी में कुछ मतलब कितना ऊपर लाई करेगा या नीचे लाई करेगा, बस इससे मतलब न्यूट्रल एक्सिस से, तो इसको हम बोलते हैं अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन। यानी कहने का मतलब है ये तो सेंट्रॉइड ही लाइन में लाई किया। ठीक, उसके बाद टी सेक्शन देखेंगे। टी सेक्शन इस टाइप का जो सेक्शन होता है इसको हम बोलते हैं टी सेक्शन। तो इसका भी सेंट्रॉइड लाइन पे लाई करता है, मतलब आगे पीछे हो सकता है। उसके बाद है सिमेट्रिकल आई सेक्शन। सिमेट्रिकल आई सेक्शन करने का मतलब ये हुआ जब दोनों का फ्लेंज क्या हो, बराबर हो, तो इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक आई सेक्शन। ठीक है, इसमें मिड पॉइंट पे लाई करेगा न्यूट्रल एक्सिस। अब यहाँ पे बात आ रहा है एंगल सेक्शन का। तो एंगल सेक्शन देखेंगे तो जैसे मान लीजिए इस टाइप का सेक्शन है, इसको हम एंगल सेक्शन बोलते हैं। तो इसका यदि हम न्यूट्रल एक्सिस देखेंगे तो इस पॉइंट पे बनेगा। ठीक है, तो न्यूट्रल एक्सिस इस पॉइंट पे बनेगा। तो यहाँ पे पूछ भी रहा है सेंट्रॉइड सेक्शन लाई आउटसाइड द सेक्शन, तो ये क्या है, इस सेक्शन से बाहरी है, तो इसका सही ऑप्शन हो गया एंगल सेक्शन, यानी ये सही है। उसके बाद 78 देखेंगे। 78 में
determine the position of center of pressure from the surface for a rectangular lamina of height h, emerge velocity in water up to a depth of h below the फ्री सरफेस। देखिए कोई रेक्टेंगुलर का बात कर रहा है, तो मान लीजिए ये कोई सरफेस हुआ फ्री सरफेस, उस पर हम कोई रेक्टेंगुलर बॉडी डालें और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है जिसको हम एच डैश से डिनोट किए, और इसका टोटल डेप्थ हम मान लीजिए एच लिए, और इसका सेंटर ऑफ प्रेशर मान लीजिए हम इस पॉइंट पर लिए जिसको हम एच स्टार से डिनोट किए। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है हमको पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, तो इसका जो फॉर्मूला होता है सेंटर ऑफ प्रेशर का, एच स्टार इक्वल टू आई जी बटे ए इंटू एच, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्लस एच। ठीक है, तो ये होता है इसका फॉर्मूला हो गया निकालने का। यहाँ पे आई इक्वल टू जो यूज होगा बी एच क्यूब बटे 12, और यहाँ पे ए, तो यहाँ पे देखिए इस नीचे वाले पोर्शन को हम बी मार लेते हैं, तो ए इक्वल टू होगा बी इंटू एच, और यहाँ पे एच बराबर क्या हो जाएगा, ये तो मिडिल पॉइंट पे होता है, तो एच डैश का जो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा एच बट्टे 2। तो यदि हम सभी वैल्यू यानी आई जी का बी एच क्यूब बट्टे 12, यहाँ पे एच डैश का एच बट्टे 2 और ए का बी इंटू एच, यहाँ पे एच है इसका पुट कर देंगे तो सही वैल्यू निकल के आता है 2h/3। तो लेकिन ये बोर्ड के द्वारा आंसर इसको क्या किया था, हटा दिया गया था, लेकिन इसका सही ऑप्शन जो है 2h/3 होगा। ठीक है, अब 79 देखेंगे। 79 में फाइंड द डेल्टा फॉर ए क्रॉप व्हेन इट्स ड्यूटी इज 864 हेक्टेयर्स पर क्यूम ऑन द फील्ड एंड द बेस पीरियड ऑफ द क्रॉप इज 120। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम इसका देखेंगे तो हम डेल्टा बराबर जानते हैं, जो यदि इस सेंटीमीटर में देखेंगे तो 864 इंटू बी जिसको हम बेस पीरियड बोलते हैं, अब बटे यहाँ पे हम क्या लगते हैं ड्यूटी जिसको डी से डिनोट करते हैं, ये फार्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 864 हमको ड्यूटी बराबर दिया हुआ है, अब बी बराबर कितना है 120 है, तो यहाँ पे हमको जो डेल्टा निकालना है तो ये तो ऑटोमेटिकली कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 120 बचेगा, तो इसका सही ऑप्शन हो गया 4 यानी 120। अब देखेंगे 80 में विच ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनल फोकसिंग ऑफ टेलीस्कोप। ठीक है, तो इसका हम डिसएडवांटेज का थोड़ा देख लें तो इसका सही ऑप्शन है उसे देयर आर 2 सेपरेट ट्यूब। इसके बाद और कुछ डिसएडवांटेज है जिसको हम चर्चा कर देते हैं। मान लीजिए जैसे एडिशनल लेंस बिटवीन द आई पीस एंड ऑब्जेक्ट के बीच में हम यूज करेंगे तो इसका क्या हो जाता है, ब्राइटनेस ऑफ इमेज का घट जाता है इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप के केस में। उसके बाद जैसे ये इंटरनल की बात करता है तो इसका मेंटेनेंस रिपेयर कार्य जो होता है बहुत डिफ़िकल्ट होता है इसका काम करने में। तो चलिए, और इसमें कुछ है नहीं, तो देयर आर तो क्या होता है 2 सेपरेट ट्यूब्स, तो इसका सही ऑप्शन हो गया 1। उसके बाद 81 देखेंगे। 81 में भवन निर्माण के उप नियमों के अनुसार उस निर्माण को क्या कहा जाता है जिसकी किसी भी एक दीवार का बाहरी हिस्सा गली की सीमा से जुड़ा हुआ हो, यानी इसको एबर्ट बोलते हैं। ठीक है, मतलब जैसे मेरा ये बिल्डिंग का वाल है, इसको एक्स्ट्रा गली से क्या होता है जुड़ा होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं एबर्ट बोलते हैं। उसके बाद तो केबिन है, बरसाती है, बालकनी है, तो इसमें कुछ है नहीं डिस्कस लाइक। उसके बाद 82 देखेंगे। 82 में इन सर्वेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर द इनडायरेक्ट मेजरमेंट। देखिए यहाँ पे पता नहीं क्या सोच के यहाँ पे आंसर को डिलीट कर दिया है, लेकिन इसका इनडायरेक्ट मेजरमेंट का होता है मैट्रिक्स चेन। तो मैट्रिक्स चेन के लिए हम बात करें तो ये देखिए 20 से 30 मीटर 20 और 30 मीटर के में होता है, और जिसका 30 मीटर में होता है, जिसका 20 मीटर का जो चेन होता है उसमें 100 लिंक होता है, और 30 मीटर में 150 लिंक होता है, यूज़ किया जाता है चेन में। उसके बाद है मान लीजिए 500 मीटर। ठीक है,
पाइसोमीटर का यदि बात करें तो जैसे मान लीजिए हम चेन सर्वेइंग करते हैं, चेन सर्वेइंग में पेस को क्या करते हैं, गाड़ते हैं। जैसे मान लीजिए जिसको हम हिंदी में बोले तो खुट्टी बोलते हैं, जो गाड़ते हैं डिस्टेंस मेजर करने के लिए कुछ इंटरवल पे, कुछ डिस्टेंस पे, तो इसका काउंट करते हैं नंबर, तो इसी को हम बोलते हैं पेसोमीटर। ठीक है। उसके बाद है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर बोलते हैं जो ऑटोमोबाइल में सेट कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है इसका डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं ऑटोमोबाइल का। उसके बाद आ गया पेडोमीटर। पेडोमीटर बोलते हैं जैसे मान लीजिए मल्टीपल पेस है, मान लीजिए लगा हुआ है, इसको हम क्या करते हैं एक बार मल्टीप्लाई करके और साथ में कितना इंटरवल पे है वो हमें पता होता है, तो उसको एक बार हम क्या करते हैं इसको मेजर कर लेते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं पेडोमीटर। इसमें क्या था पेसोमीटर में हम प्रत्येक को हम क्या करेंगे काउंट करेंगे। ठीक है, इसमें एक बार मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। स्पीडोमीटर समझ गए, डिस्टेंस मेजर के लिए है। तो इसका सही ऑप्शन जो था मैट्रिक चेन था। ठीक। उसके बाद 83 देखेंगे। 83 में द मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ लाइन इज फाउंड एज 35 डिग्री 45 मिनट इफ द डिक्लिनेशन 3 डिग्री 45 ईस्ट द ट्रू बेरिंग ऑफ लाइन। तो यहाँ पे ट्रू बेरिंग ऑफ लाइन पूछ रहा है, तो देखिए हम जानते हैं ट्रू बेरिंग बराबर होता है मैग्नेटिक बेरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन। अब ये डिक्लिनेशन माइनस प्लस किस पे निर्भर करेगा, तो जैसे मान लीजिए ये मेरा क्या है ट्रू बेरिंग लाइन है, तो जब ये वेस्ट साइड रहेगा डिक्लिनेशन मतलब वेस्ट साइड में रहेगा तो ये निगेटिव में लेंगे, और जब ईस्ट साइड रहेगा तो इसको हम क्या करेंगे पॉजिटिव में लेंगे। तो यहाँ पे ईस्ट साइड दिया हुआ है तो हम इसको क्या करेंगे पॉजिटिव में लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोनों क्या होगा ऐड हो जाएगा, यानी 35 डिग्री 45 मिनट प्लस 3 डिग्री 45 मिनट। तो इसका सही ऑप्शन जो निकलेगा 39.30 डिग्री 39.30 मिनट आएगा। तो इसका सही ऑप्शन देखते हैं, तो इसका सही ऑप्शन जो यहाँ पे हो गया 4 यानी 39 डिग्री 30 मिनट्स। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिलेट वेल्ड। फिलेट वेल्ड देखिए इसको मेन 3 रूप से होता है। इसका जो सही ऑप्शन हो गया पहला माइट। तो इसका जो हम देखेंगे डायग्राम किस टाइप से बनता है। जैसे मान लीजिए 2 सेक्शन परपेंडिकुलर ड्रॉ किए और इसमें एक सीधा लाइन जो ड्रॉ करते हैं और इसको हम थ्रॉट थिकनेस बोलते हैं इसको लाइन को। तो इसको हम इस टाइप का जो अरेंजमेंट रहता है उसको हम माइट्री के नाम से जानते हैं। उसके बाद है इसमें कनकेव और कन्वेक्स 2 केस और बनता है। तो जैसे मान लीजिए ये हम फिलेट वेल्ड लिए और इसमें जब हम इस टाइप से सेक्शन बनेगा तो इसको हम कन्वेक्स बोलेंगे, और जब इस टाइप से बनेगा मतलब इनर साइड, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे कनकेव। तो इसका सही ऑप्शन हो गया 1। उसके बाद 85 देखेंगे। में which of the following क्वालिटीज इन ए डिजरेबल इन ए गुड सर्वेयर इन टेलीस्कोप। तो इसका गुड अच्छा के लिए क्या है एक्रोमैटिज्म का यूज करते हैं। और इसमें हम कुछ इसका डिफेक्ट जो होता है जब सिंगल लेंस यूज करते हैं तो इसमें डिफेक्ट जो होता है जैसे मान लीजिए स्फेरिकल एब्रेशन, ये सब क्या है डिफेक्ट है, क्रोमैटिक एब्रेशन। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो गया एक्रोमैटिज्म। उसके बाद 86 देखेंगे। 86 में इन द कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडर विच ऑथराइज बिल इन द ओनली फॉर्म ऑफ रनिंग अकाउंट बिल डेट आर द सुटेड फॉर ट्रांजैक्शन विथ सप्लायर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3 रनिंग अकाउंट बिल। तो चलिए 87 देखेंगे। 87 में अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 the maximum strain in concrete at the outermost compression fiber is taken as। तो देखिए इसका जो जब हम कंप्रेशन फाइबर देख रहा है जब बेंडिंग के केस में होगा तो ये होता है 0.00
0.35 होता है। और मैक्सिमम कंप्रेशन स्ट्रेन कंक्रीट इन एक्सियल कंप्रेशन में देखेंगे तो वो होता है 0.002। यदि हम स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो इस टाइप का इसका डायग्राम बनेगा, जैसे आउटर मोस्ट पे 0.0035 और इस पोर्शन पे इसका आएगा 0.002। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो गया 0.0035, यानी पूछ रहा है हमको आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर पे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब 88 देखेंगे। 88 में एज पर IS 800/2007 what should be the maximum slenderness ratio for the tension member in which the reversible stress due to load अदर देन वाइंड या सेस्मिक फोर्स। मतलब सिर्फ लॉड के लिए हमको पूछ रहा है, जो डेड लॉड के लिए हम बात करते हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 180। टेंशन के केस में पूछ रहा है, और डेड लॉड के लिए यदि कंप्रेशन में भी रहे तो उसमें भी क्या होता है 180 ही होता है। लेकिन जब यहाँ पे यदि रहता वाइंड या सेस्मिक फोर्स के चलते तो टेंशन में 350 हो जाता, और यदि ये कंप्रेशन में रहता तो 250 हो जाता। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो गया यहाँ पे बी, यानी 180। उसके बाद 89 है द कवर एरिया ऑफ ए बिल्डिंग मेजर एट द फ्लोर लेवल इज कॉल्ड। इसको हम बोलते हैं प्लिंथ एरिया। देखिए प्लिंथ एरिया बोलते हैं, जैसे मान लीजिए ये एरिया है, इसका ओवरऑल एरिया को हम क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, मतलब एक्सटर्नल पार्ट से। जैसे मान लीजिए वाल है तो वाल को भी इसमें क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं, तो इसको प्लिंथ एरिया बोलेंगे। अब इसके बाद है कारपेट एरिया। कारपेट एरिया ऐसा एरिया को बोलते हैं जो लाइवेबल एरिया है, जिस एरिया में हम क्या करते हैं, वर्क करते हैं। जो मान लीजिए ड्राइंग रूम सेट किए या जो किए, जो कारपेट एरिया है ये जो होता है 50 से 60% होता है, 50 से 60% होता है प्लिंथ एरिया का। उसके बाद बात करें सर्कुलेशन एरिया, जो जिसमें हम सर्कुलेट करते हैं, जैसे स्टेयर केस हो गया, बात करेंगे जैसे स्टेयर केस हो गया, वरामदा हो गया, बालकोनी हो गया, ये सब क्या आएगा, सर्कुलेशन एरिया में आएगा। सन्ड्री एरिया मुझे नहीं पता था, इसलिए उसको हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। इन द फैक्टर लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट कॉलम M20 कंक्रीट Fe45 स्टील ऑफ 35 mm into 650 mm साइज विद द मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील। देखिए यहाँ पे हमको क्या पूछ रहा है, मिनिमम परसेंटेज स्टील। यहाँ पे निकालना हमको क्या है, फैक्टर लॉड है। तो यहाँ पे यदि हम फार्मूला यूज करेंगे P = 0.45 FCK AC प्लस 0.67 FY इंटू ASC, जो स्टील के लिए होता है, ये कंक्रीट के लिए हो गया। अब यहाँ पे देखिए ASC तो हमको पता नहीं है, तो इसका जो हो जाएगा AG मतलब करने का मतलब है ग्रॉस एरिया माइनस यहाँ पे हम कर सकते हैं एरिया ऑफ स्टील। अब यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील तो हमको दिया नहीं है, तो हम क्या करते हैं, ग्रॉस एरिया का जो है मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको एरिया ऑफ स्टील 0.08% इंटू AG कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, AG हमको पता ही है 35 इंटू 65, तो यहाँ से AG का वैल्यू पुट हो गया, और यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील हो गया, क्योंकि यहाँ पे 0.08% हम AG इसका ले लेते हैं, ये भी हो गया। FCK = 20, और यहाँ पे Fe415 है, तो FY = 415 यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, FY = ASC हमको पता ही चल गया, AC पता ही चल गया। तो यहाँ पे P का जो वैल्यू आता है कैलकुलेट करके, तो यहाँ पे समथिंग 2300 कुछ आता है, यानी 2311 के आसपास आता है। तो इसके अनुसार सही ऑप्शन होना चाहिए 3, लेकिन बोर्ड ने सेकेंड रिवीजन में 1536 दिया है, लेकिन ये सही ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ये तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 91।
91 में इन ए हाइड्रोलिक जंप इफ द फ्रॉड नंबर F1 इक्वल टू 4.529 द जंप इज कॉल्ड एन। ठीक है, इसमें पूछ रहा है, तो चलिए हम इसका सब का हम देख लेते हैं किस रेंज में रहता है फ्रॉड नंबर, तो कौन सा जंप होता है, तो उससे आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। जब हम देखिए अनडुलेटेड जंप देखेंगे तो उसका जो होता है 1 से 1.7 होता है अनडुलेटेड का। उसके बाद वीक जंप देखेंगे, वीक जंप का होता है 1.7 से लेकर 2.5 वीक जंप का। ठीक है, उसके बाद देखेंगे ऑसिलेटिंग का, ऑसिलेटिंग का होता है 2.5 से 4.5 ऑसिलेटिंग का। उसके बाद है एसटीडी का, एसटीडी जंप का, एसटीडी का जो होता है यहाँ पे 4.5 से 9। ठीक है, एसटीडी का होता है। उसके बाद नेक्स्ट है जो फ्रॉड नंबर होता है ग्रेटर देन होता है 9 से, तो उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग या चॉपी। ठीक है, तो यहाँ पे हमको पूछ रहा है F1 का वैल्यू 4.5 से 9 के बीच में लाइक करता है। तो देखिए ये 4.59 किसका था, एसटीडी का जंप का, तो इसका सही ऑप्शन हो गया 1। उसके बाद 92 देखेंगे, 92 में in soil engineering what is the volumetric relation that define porosity। देखिए पोरोसिटी का जो हम डिफाइन करेंगे तो इसका होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ वाइड, मतलब इसको हम एन से डिनोट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाइड बटे टोटल वॉल्यूम। ठीक है, अभी यहाँ पे हम यदि पोरोसिटी का बात किए तो हम यहाँ पे वॉइड रेशियो का भी बात कर लेते हैं। वॉइड रेशियो का ई से डिनोट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बटे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है। ठीक है, अब इस दोनों में हम रिलेशन थोड़ा देख लेते हैं क्या होता है। तो जैसे एन इक्वल टू होता है ई यानी वॉइड रेशियो बटे 1 प्लस ई, और हम यदि ई बराबर यहाँ पे निकालें यानी वॉइड रेशियो बराबर तो एन बटे 1 माइनस एन। ठीक है, तो 1 माइनस एन, तो ये इसका रिलेशन हो गया। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है रिलेशन बिटवीन द डिफाइन पोरोसिटी, तो इसका सही ऑप्शन हो गया 4 यानी रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाइड टू द टोटल वॉल्यूम। यदि यहाँ पे सॉलिड रहता तो मेरा हो जाता किसका, वाइड रेशियो का। उसके बाद है 93 में व्हाट इज द ग्रेड ऑफ टिम्बर एज पर टिम्बर ग्रेडिंग IS 6543 द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन बेंडिंग इज बिटवीन 5.6 to 9.8 किलोन्यूटन पर mm²। तो देखिए हम सब ग्रेड का किसका कितना है ये हम थोड़ा डिफाइन कर देते हैं, उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। देखिए ग्रेड ए का जो होता है, ए का इसका जो रेंज होता है ग्रेटर देन 12.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यदि हम बी का देखें तो बी का जो वैल्यू करता है लाए 9.8, मतलब 9.8 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और 12.5 से छोटा होना चाहिए, यानी इस दोनों के बीच में लाई करना चाहिए। इसी तरह सी का देखें तो ये होना चाहिए 5.6 से बड़ा और 9.8 से छोटा। ठीक है, 9.8 से छोटा, तो यहाँ पे मेरा पूछ रहा है 5.6 to 9.8, तो यहाँ का सही ऑप्शन हो जाएगा ग्रेड सी। ठीक है, तो इसका दूसरा ऑप्शन हो गया। उसके बाद 94 देखेंगे, 94 में अकॉर्डिंग टू IS 456-2000 व्हाट इज द मैक्सिमम स्पेसिंग दैट इज अलाउ फॉर वर्टिकल स्टीरअप इन ए सिंपली सपोर्टेड। तो देखिए मैक्सिमम जो होता है 300 mm लिया जाता है, तो चलिए इसमें कुछ देखना नहीं है। उसके बाद है आइडेंटिफाई द डायमेंशनल पैरामीटर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो देखिए डायमेंशन लेस पैरामीटर पूछ रहा है, तो डायमेंशनल लेस जो होता है रेनॉल्ड्स नंबर होता है। उसके बाद देखिए इस सब का थोड़ा फार्मूला बता दें। काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है म्यू बटे यानी विस्कोसिटी बटे डेंसिटी, इसका स्पेसिफिक वेट होता है 1 बटे सॉरी हाँ तो स्पेसिफिक, तो चलिए स्पेसिफिक वेट होता है यहाँ पे जो हो जाएगा मास इनटू ग्रेविटी, उसका सॉरी जी mg। उसके बाद है रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर का जो फार्मूला होता है R इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा रो भी D बट्टे
न्यू, ठीक है। इसमें मतलब न्यू जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है, तो इसका यदि हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या होता है, डायमेंशन लेस हो जाता है। उसके बाद चेजिस कांस्टेंट का यदि बात करें तो यहाँ पे यहाँ पे v इजकल टू होता है c रूट अंडर आर एस, तो s यहाँ पे यूनिट लेस हो जाता है, यहाँ पे चेजिस कोफिशिएंट हो गया। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो ये सभी में क्या होता है, यूनिट होता है, जबकि रेनॉल्ड्स नंबर में यूनिट नहीं होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो गया 2। उसके बाद है रॉक डैट इज प्रोसेस क्रिस्टलाइन एंड कम्पैक्टेड ग्रेन आर कॉल्ड, तो इसको अनस्ट्रैटिफाइड रॉक बोलते हैं। चलिए इसका हम बात किए थे पहले, जो इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम इसको देखते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, अनस्ट्रैटिफाइड रॉक किसको बोलते हैं, तो जो इसको हम क्या होता है, थीन लेयर में हम इसको क्या कहते हैं, स्प्लिट नहीं कर सकते हैं, मतलब कट नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए ये मोटा एक लेयर है, इसको हमको पतला से कट करना है तो इसको नहीं कर सकते हैं, जबकि ये स्ट्रैटिफाइड रॉक है, इसको क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि हम दोनों का एग्जाम्पल देखें तो अनस्ट्रैटिफाइड का देखेंगे तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, मान लीजिए ग्रेनाइट है, उसके बाद बसाल्ट है, उसके बाद ट्रैप है। तो ये सब क्या है, इसका एग्जाम्पल हो गया। अब स्ट्रैटिफाइड का देखेंगे तो इसका होता है सैंड स्टोन, लैम स्टोन, उसके बाद स्लेट, मार्बल। तो ये इसका हो गया। सिलिशियस रॉक का तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे 97 में व्हाट इज द कॉमन स्केल अडॉप्टेड इन द फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन फॉर द फॉरेस्ट मैप। तो देखिए रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जो होता है, इसको RF से डिनोट करते हैं। एक सेकेंड, इसको हम RF से डिनोट करते हैं, जिसका फार्मूला आता है मैप डिस्टेंस बटे ग्राउंड डिस्टेंस जो हम लेते हैं वो। तो ये मेन जो हमको लेने का पर्पस है, स्केल हमको मेन याद रखना है, उसको हम क्या कर सकते हैं, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में इसको लिख देते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम 1 सेंटीमीटर बराबर हम 10 मीटर को एज्यूम कर लिए, ठीक है। 1 सेंटीमीटर बराबर हम 10 मीटर को एज्यूम कर लिए। तो यहाँ पे जब 10 मीटर का डिस्टेंस है तो हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर में लिखेंगे। अब इसी को हमको लिखना है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में, तो इसको हम क्या करेंगे, 1/10 मीटर है तो इसको हम सेंटीमीटर में लिखते हैं, तो 10 × 100 हो जाएगा, यानी 1/1000। इस तरह हम RF में इसको क्या करते हैं, लिखते हैं। तो चलिए हम कुछ केस का हम बता देते हैं, जो किस केस में हम कितना स्केल लेके मेजर करते हैं। जैसे हम बिल्डिंग साइट के लिए लेते हैं, तो इसके लिए हम 1 cm इक्वल टू 10 मीटर लेते हैं, ठीक है। अब यदि हम ग्राफिक लेते हैं, जिसको हम यहाँ पे दिया हुआ है फॉरेस्ट मैप के लिए, तो इसका हम स्केल जो लेते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 0.25 किलोमीटर से 2.5 किलोमीटर, ठीक है, इसका लेते हैं। तो इसी को यदि हम सेंटीमीटर में लिखेंगे तो इसका ऑप्शन इस रेंज में आ जाता है 1/25,000। इसका सही ऑप्शन हो गया ये पहला। और इसे यदि कैडेस्ट्रल मैप के लिए लेंगे तो इसका हो जाता है 5 मीटर टू 0.5 किलोमीटर, ठीक है। उसी तरह जियोग्राफिकल मैप के लिए लेंगे हम तो 5 किलोमीटर इक्वल टू यहाँ पे हम कितना 160 किलोमीटर, यानी ये इसका लेते हैं। तो ये सब क्या है, इसका मतलब कुछ का रेंज हो गया। और जो कि फॉरेस्ट मैप का पूछ रहा है, फॉरेस्ट मैप का तो टोपोग्राफिकल का, तो इसका ये हो जाएगा 1/25,000। उसके बाद 98 देखेंगे, व्हाट आर द एरर दैट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड इन सर्वेइंग। तो देखिए रैंडम एरर जो है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये अचानक किसी कारणवश हो जाता है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट करना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद जैसे पर्सनल एरर है, जो मेरे चलते कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, वो एरर है, उसको हम सुधार कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर है, इंस्ट्रूमेंट को भी हम सही करा सकते हैं। एरर ड्यू टू नेचुरल कॉज है, तो नेचुरल कॉज का है। उसके बाद मान लीजिए उस समय हम वर्क नहीं करेंगे, उसके बाद उसको सही होने के बाद करेंगे, तो यानी रैंडम एरर है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद 99 है,
which of the following statement is correct in the case of seismic method of site investigation? तो इसका सही ऑप्शन है, इफ़ द सरफेस लेयर इज फ्रोजन देन द मेथड कैन नॉट बी यूज। देखिए सेस्मिक जो होता है नीचे वाले लेयर को मेजर करने के लिए होता है, लेकिन जबकि सरफेस लेयर की बात कर रहा है तो ये ऑप्शन क्या है, जो सरफेस लेयर के लिए नॉट यूज। ठीक है, तो ये सही होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसका गलत दे दिया, नहीं दिया आंसर, यानी हाँ डिलीट कर दिया है, तो उसका नहीं पता। उसके बाद है 100 अकॉर्डिंग टू IS 10-62 1982 व्हाट शुड बी द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ OP ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ऑफ ग्रेड C। तो चलिए हम सबका ग्रेड A ग्रेड B C D E F तक है, उसका सबका हम रेंज बता देते हैं, इससे आपको क्या होगा, आइडिया लग जाएगा। तो ग्रेड A का यदि हम देखेंगे, इसका रेंज होता है 32.5 से 37.5 मेगापास्कल। ठीक है, इसी तरह हम B का देखेंगे तो B का जो रेंज होता है 37.5 से 42.5। उसी तरह C का देखेंगे तो C का जो होता है 42.5 से 47.5। उसी तरह D का देखेंगे तो D का जो रेंज हो जाएगा 47.5 से 52.5। इसी तरह E का देखेंगे तो E का रेंज हो जाता है 52.5 से 57.5। इसी तरह फिर F का देखेंगे तो 57.5 से 62.5। यानी ये इतना ग्रेड का हम रेंज आपको बताएं, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है ग्रेड C का। ठीक है, तो C का 42.5 से 47.5 है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3। चलिए इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन था। तो चलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन मुझे भरोसा है जो आप लोग को ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और यदि रिस्पांस अच्छा रहा तब नेक्स्ट पार्ट को बनाएंगे। ठीक है, अन्यथा बनाने का कोई मतलब नहीं बनता। और जिनको PDF चाहिए इसके बाद हम अपलोड कर देंगे टेलीग्राम ग्रुप पे, तो यहाँ पे भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।